हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जो कि पेश किया गया और बजट भी पेश किया जा चुका है और ऐसे में हम जानते हैं कि ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें रही ऐसी जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ मैंने नोट्स फॉर्मेट में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड तक वीडियो को देखिए, सारी चीज़ों को समझिए और सब कुछ ठीक रहा अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद हम एमसीक्यू इस पे डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, क्लियर हो सको। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छे से समझते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। जनरली आप सभी को पता होगा कि हर साल ये एक रिपोर्ट होता है जो कि बजट पेश करने के एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। एक्चुअली जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले 12 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को विस्तृत रूप से एक तरह का लेखा जोखा होता है कि मतलब सरकार ने पिछले एक साल में क्या क्या चीजें किया है हमारे लिए। ठीक है, और बजट जो होता है वो आने वाले साल में सरकार क्या क्या चीजें करने वाली है वो चीजों को दिखाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ये दो चीज अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि ये जो बजट है, सॉरी, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय इसे जारी करता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश कब किया गया? तो 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। किनके द्वारा? तो पेशकर्ता के रूप में याद रखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इससे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभागों द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। जब तैयार किया गया तो अभी अगर बात करें कि हमारे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके मार्गदर्शन में ये जो तैयार किया गया, तो याद रखिएगा कि वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में ये तैयार किया गया। राइट, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो 1950-51 में पेश किया गया था। इसे तत्कालिक केंद्रीय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ये पॉइंट याद रखना है। और 1964 तक आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था आर्थिक बजट। ठीक है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण। लेकिन 1964 के बाद आम बजट से अलग इसे कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है पेपर के लिए, ये सबसे पहली चीज हमें याद रखना। ये तो हो गया आर्थिक सर्वेक्षण का थोड़ा सा डिटेल जो कि हमें जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि 2026 पे क्या क्या चीजें रही जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक आराम से समझिए। अब देखिए, आगामी वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 2027 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर बताया गया है कि 6.8 से लेकर के 7.2% रहने का अनुमान है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि जो दर रहेगी 6.8 से लेकर के 7.2% जो कि अनुमानित है। ठीक है, अर्थात जीडीपी ग्रोथ रहने का ये अनुमान है। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ, 6.8 से 7.2%। राइट, ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखा गया इस बार। ठीक है, 16 अध्याय रखे गए हैं। इस 16 चैप्टर के माध्यम से देश की आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना है। ठीक है, तो वो मैंने सब कुछ एक जगह एक एक लाइन बाय लाइन करके लिख दिया है कि क्या क्या चीज आपको याद रखना है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। राइट, अब देखिए, राजकोषीय घाटा पूछा जाता है आपसे, तो यानी जिसके इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। सरकार की कुल खर्च और उसकी कुल कमाई यानी उधार को छोड़ करके इनके बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये तो चीजें आपको पता होगा। सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.4 का लक्ष्य रखा गया राजकोषीय घाटा का। और अगर पिछले बात की बात करें तो ये 4.8 था जिसे पूरा कर लिया गया था। राइट, तो इस बार 4.4 का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में ये पूछा जाता है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम स्टार मार्क करके याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है मुद्रास्फीति पूछा जाता है, यानी इन्फ्लेशन कितना रहेगा। अप्रैल 2025 से लेकर के दिसंबर 25 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 1.7% रही है। ठीक है, 1.7% रहा है, ये याद रखना है।
एक चीज पूछा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है विदेशी मुद्रा भंडार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इंपॉर्टेंट चीजों में यहाँ पे मैंने ये भी रखा है कि सरकार की पूंजीगत व्यय की सूची में शीर्ष क्षेत्र देखिए रक्षा है, फिर रेलवे है और एक सड़क है। यहाँ पे मतलब 3 क्षेत्र हमने रखा जो कि सर्वाधिक पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा गया है, रक्षा, रेलवे और सड़क। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक बने हुए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से आर्थिक सर्वेक्षण को समझना चाहते हैं, पेपर के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसे आप जानना चाहते हैं, तो बस एंड तक वीडियो के साथ बने रहो। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक खत्म करते हो तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उपभोग और निवेश के दौरान इंजन से प्रेरित भारत की सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, 7.4 रहने का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? पीछे हमने बात किया था 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखने ही रखना है। ठीक है, भारत का कुल निर्यात यानी वस्तु एवं सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड कितना पहुंचा? तो 825.3 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। 825.3 बिलियन डॉलर, राइट। ये जो पीडीएफ होगा वो हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। रिवीजन जब चाहे तब इसमें अपना कर लीजिएगा। भारत के कुल विनिर्माण मूल्य संवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान कितना रहा? तो 46.3% रहा है। ठीक है, भारत के कुल विनिर्माण मूल्य संवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान 46.3% रहा। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पे याद रखना है कि भारत जो है वो विश्व में इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान और सीमेंट उत्पादन में भी दूसरा स्थान पाया है। ठीक है, मिला है, तो ये चीज याद रखना है। अगला चीज आता है कि दूरसंचार घनत्व की बात करें तो ध्यान रखना है कि दूरसंचार घनत्व में 86.76% पहुंच चुका है। 5G सेवाओं में अब देश के 99.9 जिलों में उपलब्ध है, यानी 5G जो कनेक्शन है, 5G जो नेटवर्क है वो देश के 99.9% जिलों में लगभग पहुंच चुका है, उपलब्ध हो चुका है। भारत स्वायत्त सैटेलाइट डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा ऐसा देश बन चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो जितना भी डाटा यहाँ पे है उनको याद रखना ही रखना है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो करोड़ में वैल्यू हो, सब कुछ याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 2025 के अंत तक, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2025 के अंत तक स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा कितना है? तो 51.93%। 51.93%। पिछले 3 वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों में कितना करोड़, ध्यान रखिएगा कि 694 करोड़ रुपए के मूल्य के नगर निगम हरित बॉन्ड जारी किया गया। तो पूछा जाएगा कि कितना नगर निगम हरित बॉन्ड जारी किया गया, कितने करोड़ का? तो 694। ठीक है, 694 करोड़ रुपए का। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए? तो 55.20 करोड़। ठीक है, 55.20 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। भारत के कुल कितने अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्बाध किया है? तो 387.6 बिलियन डॉलर का यहाँ पे सेवाओं का निर्यात किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, 387। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार हमने कितना बात किया था? 701। ठीक है, 701 ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी और अब 2025 में बढ़कर के 164 हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आता है कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा और सोलर क्षमता में मामले में भारत का जो रैंक है वो कितना रैंक मिला है? तो 3rd रैंक मिला है, जबकि पवन ऊर्जा क्षमता में 4th रैंक मिला है। ये पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा, कुल नवीकरणीय ऊर्जा और सोलर क्षमता में भारत जो है वो 3rd रैंक पर है, जबकि पवन ऊर्जा के मामले में 4th रैंक पर इस भारत को दिया गया। ठीक है, सितंबर 2025 में विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हुई है, जिसमें लगभग 25% महिलाएं शामिल हैं। रेल अवसंरचना की बात करें तो अक्टूबर 2025 तक 99.1% विद्युतीकरण यहाँ पे हासिल किया जा चुका है। विद्युतीकरण 99.1% हासिल किया जा चुका है। मार्च 2025 तक रेल नेटवर्क जो था वो
याद रखिएगा कि 69,439 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और आने वाले साल में यानी इस साल 2026 तक के लिए 3500 किलोमीटर अतिरिक्त रेल नेटवर्क के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। और ये लक्ष्य पूरा होता है नहीं होता है वो तो हम अगले साल की आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे। फिलहाल आपको ये डाटा याद रखना ही रखना। ठीक है। वर्ष 2005 से 24 के दौरान भारत का वैश्विक निर्यात है 1% से लगभग दुगना, यानी लगभग दुगना का मतलब हो गया यहाँ पर 1.8, लगभग दुगना के बराबर हो गया। तो 1.8% हुआ है। एग्जैक्ट में याद रखेगा, एग्जैक्ट। ठीक है, 1.8% याद रखना। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम केंद्रीय बजट को भी और अच्छे तरीके से डिटेल में इसी तरह से आपके सामने रखने में पूरी कोशिश कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कृषि वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान भारत का खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कितना रहा, तो 3577.3, ठीक है, 3577.3 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच चुका है। और पिछले वर्ष के मुकाबले कितना वृद्धि हुआ, तो ये भी याद रखिएगा कि 254.3 लाख मीट्रिक टन का वृद्धि हुआ। ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। खाद्यान्न उत्पादन में 3577.3 लाख मीट्रिक टन। भारत के जीडीपी में सेवाओं का हिस्सेदारी कितना है, तो 53.6%। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है सेवा क्षेत्र का, तो ऐसे भी हम याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे 53.6% है जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मनरेगा के स्थान पर जी राम जी की स्थापना की गई है। ठीक है, जी राम जी की स्थापना की गई है। हो सकता है पेपर में से पूछे कि मनरेगा के स्थान पर बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है, तो जी राम जी की। ठीक है, वर्तमान में यानी कि अभी बताया गया कि भारत में 23 आईआईटी हैं, आईआईएम की संख्या 21 है और एम्स की संख्या 20 है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और है जो कि इसे भी हम कह सकते हैं कि जंजीबार और अबू धाबी में 2 अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी कैंपस स्थापित किया गया है। तो हो सकता है ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सभी के लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्रियान्वित की जा रही है। पिछले 11 वर्षों में, यहाँ पे याद रखना है कि पिछले 11 वर्षों में 3.70 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया। ठीक है, 3.70 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। वैश्विक सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर के 2024 में 4.3% हो चुका है, मतलब दुगना से भी अधिक हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण है। अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जो है यानी ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो कितना रहा है, तो 64.7 बिलियन डॉलर, 64.7 बिलियन डॉलर, ये याद रखना है। ठीक है, पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, तो लगभग 37% तक हम यहाँ पे कह सकते हैं, 37% से ज्यादा ही है गिरावट आई है शिशु मृत्यु दर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत मतलब राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत के रूप में है, तो 3.2% के रूप में, 3.2%। और हम लोग का भी कितना बताया गया, 4.4 बताया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। बेरोजगारी दर 5.6% से घट करके 3.2% पर आ चुका है। बैंकिंग क्षेत्रों में ग्रॉस एनपीए गिर करके 2.2 यानी 2.2% सितंबर 2025 तक रह चुका है। ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एनपीए गिरकर कितना परसेंट है, 2.2%। ठीक है, दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में वित्त वर्ष 25 के दौरान 51.2% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो देखिए ये सब डाटा जो है कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस डाटा को हो सके तो एक जगह अच्छे से लिखिए ताकि बाद में हम रिवीजन कर सको। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बाद में रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ होता है कि आप एक बार में याद नहीं रख सकते, इसे टाइम टू टाइम रिविजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विकास दर कितना रहा, 4.4% रही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 25 के बीच सरकार द्वारा कुल जीएसटी इकट्ठा किया गया कितना, तो 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया। ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, 17.4 लाख करोड़। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है, तो 5.3% है। और साथ ही साथ निम्न मध्यम आय वर्ग यानी लोअर मिडिल इनकम वाली जो गरीबी श्रेणी है वो 23.9% है।
साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया कि नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2005-6 के 53.3% से गिरकर 22-23 में कितना हो रह गया, तो 11.28% पर आ गया। ये एक बहुत अच्छा डाटा, ये याद रखना। ठीक है, फिर आता है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 2014 के 550 किलोमीटर से बढ़कर के 2026 तक 5364 किलोमीटर हो गया। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। जितने भी डाटा हमने बताया आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति यहाँ पे एक छोटे से मैप पर यानी छोटे से पिक्चर पर दिखाया गया। जीएसटी समृद्धि में अगर देखा जाए तो कितना बताया गया, अनुमान 6.8 से 7.2 रहने का है। इस तरह से पिछली बार 7.4 था, बाकी पीछे के सालों में आप देख सकते हो। प्रति शुद्ध मतलब प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो 25-26 में रहा गया 2.20। ठीक है, 2.20 रहने का अनुमान है। कृषि पशुधन वानिकी और मत्स्यन में देखा जाए तो जीवीए, सबसे पहले ये जीवीए होता क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि जीवीए होता क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। तो यहाँ पे इसका कि जीवीए उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती खपत यानी इनपुट लागत को घटा करके निकाला जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक मूल्य सर्जन को दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में इसे जीडीपी का आधार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि क्योंकि यह क्षेत्रीय प्रदर्शन जैसे कृषि, उद्योग, सेवा आदि को स्पष्ट करता है। तो वही बात यहाँ पे जैसे कि जीवीए की बात की जा रही है, जैसे कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्यन में जीवीए की वृद्धि दर मूल्य कीमतों पर कितना है, तो यहाँ पे 3.1 रहेगा। उद्योग में देखा जाए तो 6.2 है, ये याद रखना है क्योंकि ये इस साल वाला है, तो ये याद रखना है। ठीक है, 25-26 वाला। सेवाओं में 9.1%, ये याद रखिएगा जीवीए की वृद्धि दर। अब यहाँ पे कि विदेशी मुद्रा भंडार अगर हमने बात किया था 701 बिलियन डॉलर हो चुका है, तो ये याद रखिएगा। और राजकोषीय घाटा पिछले बार कितना था, 24-25 का ये है, जो कि 4.8 लक्ष्य प्राप्त किया गया और इस वर्ष का अनुमानित रखा गया 4.4% का, तो ये याद रखना है। आगे बात करते हैं जीवीए और जीडीपी का संबंध क्या होता है। तो देखिए जीडीपी बराबर होता है जीवीए प्लस उत्पाद माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीवीए वृद्धि होगा 7.3 अनुमानित रखा गया और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 अनुमानित किया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि 7.4 का वास्तविक जीडीपी दर रहेगा। ये एक छोटे से मैप पर बताया गया थोड़ा सा। 1.7 का खुदरा महंगाई है, ये हमने पीछे भी बात किया था। साथ ही साथ विकास का आधारभूत है घरेलू मांग, यहाँ पे निजी खपत और पूंजी निर्माण निवेश में आर्थिक विस्तार को मजबूती दी। साथ ही साथ राजकोषीय अनुशासन बरकरार रहा 4.4 का इस वर्ष का, जो कि लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। मतलब 4.4 का अनुमान ऐसा रखा गया कि जो कि प्राप्त कर लेगा। पिछले साल 4.8 था जो कि पूरा कर लिया गया। तो देखिए कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण से ये सारी चीजें थी जो कि हमें अच्छे से ध्यान में रखना, सारे डाटा को ध्यान में रखिएगा, पेपर में कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिलता रहेगा। राइट, तो उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बजट, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर उसके बाद हम एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप रिवीजन भी कर सको। ठीक है, ये जो पीडीएफ होगा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सारी पीडीएफ वहां पर इस तरह की मिलती रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस इतना ही था। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं उसके लिए टेलीग्राम पर मैंने एक लिंक दिया था अपनी इंस्टा आईडी का, जहां पर आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ही छोटे एक पेज में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करके रखिए ताकि आपको वो शॉर्ट नोट्स मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।